अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, लंदन इनसाइडर में छपने वाले एक आर्टिकल को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कि एयर मार्शल रिटायर्ड अब्दुल मुईद खान ने लिखा है। इस आर्टिकल में पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ सीक्रेट मिशंस को लेकर बात की गई है, जिनको अभी तक पब्लिक में एक्नॉलेज नहीं किया गया था। ये सीक्रेट मिशंस कश्मीर में कंडक्ट किए गए और इनमें पाकिस्तान ने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की और दुश्मन को किस किस्म का नुकसान पहुंचाया रिसेंट इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, उसकी बात की गई है। और इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये फैसला कर चुकी है कि अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं मिराज और F7 उनको रिटायर करने का प्रोसेस अब और भी फास्ट ट्रैक किया जाएगा, ताकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ज़्यादा तादाद में इंडक्ट किए जाएं और जो इंडिजिनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें PFX भी है उसको भी अब फास्ट ट्रैक किया जा सके। पाकिस्तान और इंडिया के इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो इंडिया के साथ एयरबोर्न इक्विपमेंट को शॉट डाउन करना है, जिनमें 6 फाइटर जेट्स थे और 1 हेरोन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। लेकिन लंदन इनसाइडर में पब्लिश होने वाले इस आर्टिकल में ये क्लेम किया गया है कि इंडिया के कश्मीर में मौजूद मल्टीपल जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे उनको भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने निशाना बनाया है। इसके साथ साथ जो राजौरी और भिम्बर गली में मौजूद मिलिट्री हेडक्वार्टर है वही इनके बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी थे, जहां इर्द गिर्द की जो फॉर्मेशन थी आर्मी और एयरफोर्स की उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी। इसके साथ साथ जो फर्दर ऑर्डर्स वगैरह थे हायर कमांड की तरफ से वो भी यही से जा रहे थे, तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से उनको निशाना बनाया गया है। इससे पहले इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, और अगर थी भी तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान आर्मी ने इनको निशाना बनाया है। इसके साथ साथ जो ब्यास में ब्राह्मस मिसाइल की स्टोरेज फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया गया है उस पर भी यहाँ एयर मार्शल रिटायर्ड अब्दुल मुईद खान ने पाकिस्तान एयरफोर्स के रोल को भी हाईलाइट किया है। अब यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि गाइडेंस के लिए अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को यूज़ किया गया हो, या ये भी पॉसिबल है कि फतेह रॉकेट्स के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी एयर स्ट्राइक कंडक्ट की हो इस मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी पर। अगर आप ब्यास में होने वाले इस फायरबॉल को देखें तो ये कई बिल्डिंग्स के इक्विवेलेंट एक फायरबॉल है, जबकि नॉर्मली अगर आप देखें अगर एक जगह एक रॉकेट या मिसाइल आके लगे तो धमाका होता है और उसके बाद स्मोक उठती है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस आग इस एरिया में देखी जा सकती है और डिस्ट्रक्शन देखी जा सकती है, जो इस चीज़ को वाज़े तौर पर जाहिर कर रही है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा वेपन स्टोरेज या एमुनिशन स्टोरेज था जो डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसी से ये आग के शोले निकल रहे हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स का इसमें क्या किरदार रहा है ये काफ़ी मिस्टीरियस है, क्योंकि इसकी डिटेल्स नहीं बताई गई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के कौन से फाइटर जेट्स यूज़ हुए, किस किस्म का एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन पाकिस्तान ने यूज़ किया, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है 1 साल बाद ये जब इसकी एनिवर्सरी हो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की, तब पाकिस्तान इसके सबूत वगैरह और मज़ीद इन्फॉर्मेशन पब्लिक के सामने रिवील करे, जैसा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के बाद की गई थी। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम चीज़ है कि पाकिस्तान अपने पुराने एयरक्राफ्ट अब रिटायर करेगा और उसकी पेस को तेज़ कर दिया गया है। करंटली पाकिस्तान के पास तकरीबन 50 से ज़्यादा F7 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और इसके साथ साथ तकरीबन 160 से ज़्यादा मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में हैं। तो टोटल मिला के बात की जाए तो 220 से ज़्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनको पाकिस्तान ने आगे आने वाले 5 सालों से भी पहले रिटायर करना है, क्योंकि ये अहम चीज़ें हैं। आपके पास मज़ीद G10Cs आ रहे हैं, फिर F-16 ब्लॉक 70 भी आने के चांसेस हैं, या आपके जो मौजूदा F-16s हैं उन्हें अपग्रेड कर दिया जाएगा। आपके पास ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट होंगे और जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हैं वो भी ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने हैं पाकिस्तान ने। अब ये जो 215 के करीब एयरक्राफ्ट आपने रिटायर करने हैं, इसमें एक तो आपके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होंगे J-35 और फ्यूचर में कान एयरक्राफ्ट, लेकिन कान अभी बहुत जल्द हमें इंडक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कान को आप एंटीसिपेट करें 2030 के बाद। उस दौरान आपको कोई ऐसा स्टॉप गैप चाहिए जिनसे आप इन पुराने एयरक्राफ्ट को रिटायर कर सकें। उनमें एक ऑप्शन J-10C है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त ज़्यादा इंटरेस्टेड है लंदन इनसाइडर के इस आर्टिकल के मुताबिक इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ में, जो कि PFX है ऑब्वियसली अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए। बाकी भी बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेस्टैप के अंडर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक करने की बात की गई है और ये डायरेक्शन पाकिस्तान के एयर चीफ की तरफ से आई है। अब बेसिकली जो नज़र आ रहा है वो ये कि पाकिस्तान अपने PFX एयरक्राफ्ट को हर सूरत रिवैम्प करेगा और इसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इसका पहला प्रोटोटाइप, उस पर टेस्टिंग, लेटर ऑन कुछ और प्रोटोटाइप्स और फिर इसे इंडक्ट किया जाए और इसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाकिस्तान एयरफोर्स में आए, ताकि एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी हो, लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन कैरी कर रहा हो। इसके साथ साथ
उसकी जो ऑनबोर्ड एवियोनिक्स है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के इक्विवेलेंट हो। और 4th जनरेशन एयरफ्रेम होने से जो सबसे बड़ा उसे फ़ायदा होगा वो ये कि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम रहेगी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मुकाबले में। तो इस तरह इसे एज अ वर्क फोर्स यूज़ किया जा सकता होगा। और F7 और मिराज एयरक्राफ्ट को भी रिटायर करने की आगे राह खुल जाएगी, क्योंकि मिराज एयरक्राफ्ट अभी भी पाकिस्तान को एयर टू ग्राउंड डोमेन में काफ़ी अच्छा यूज़ होकर दे रहे हैं। लेकिन जो F7s है वो वक्त के साथ साथ जिस तरह ऑब्सोलीट हो रहे हैं, उनको अब रिटायर करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है अगर हमने फ्यूचर वॉरफेयर के लिए और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को भी अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करना है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।